नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिसकी हमने उसके प्रमुख सेनापति, उसकी प्रमुख जो घटनाएं थी उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। बाकी जो डिटेल्स है वो अब हम करते हैं। संधियाँ जो मैंने बताई थी, शशांक है, परम भागवत उसकी प्रिय उपाधि थी, और एक विक्रमादित्य थी जो ये शकों को हराने के बाद में करता है। एक शकारी थी, शकारी जो थी वो ये शकों का शत्रु होने के कारण इसकी ये प्रमुख उपाधि थी। टाइम पीरियड हमने बात की थी 375 से 415 के बीच में। और एक बात और की थी कि इसके काल में एक व्यक्ति आया था, चीन से एक व्यक्ति आया था जो इसका उल्लेख नहीं करता है, जिसका मूल नाम कुंड होता है। अब हम बात करते हैं इसकी उपाधियों के बाद में। ये शकों को ये अपने शासनकाल में दो राजधानियां जिसकी हम कल चर्चा कर चुके हैं। एक राजधानी इसकी प्रथम राजधानी होती है पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी होती है उज्जैन। ठीक है। राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है कि काव्य मीमांसा में एक बात कही गई है कि उज्जैन में एक विद्वता परिषद थी। विद्वता परिषद थी जिसमें क्या होता था, जिसमें जो विद्वानों की परीक्षा ली जाती थी, जिसमें विद्वानों की परीक्षा ली जाती थी। इसके अलावा एक बात और मिलती है, यह अपने राजमहल में संस्कृत भाषा बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, ये भाषा उस समय अपने प्रमुख भाषा थी संस्कृत, है ना। और इसका जो प्रशासन होता है वो भी पूरा संस्कृत भाषा में होता है। तो अपने जो राजमहल में सिर्फ संस्कृत भाषा ही बोलते थे। ये दो बातें ध्यान में रखिएगा कि विद्वता परिषद कहाँ थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्वता परिषद जो थी वो कहाँ थी? उज्जैन में थी। और ये कहा किसने है? राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है उसमें। दूसरी बात ये आती है कि ये अपने राजमहल में केवल संस्कृत बोलने की अनुमति देता है, कि केवल संस्कृत ही बोलेंगे आप, उसकी अनुमति ये देता है। ठीक है। ये थी। अब दो राजधानियों वाला शासक भी यही होता है कि इसके काल में मात्र दो राजधानियाँ होती है, जबकि सबके काल में होती है। दूसरी जो प्रमुख राजधानी है वो उज्जैन है। उज्जैन में एक विद्वता परिषद थी और जिसमें विद्वानों की परीक्षा ली जाती थी, और यह अपने राजमहल में संस्कृत बोलने की ही अनुमति देता था। ये हमें मिलता है राजशेखर की जो आपकी काव्य मीमांसा है इसमें। अब हम बात करते हैं वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध, वैसे तो कल मैं एक डायग्राम में आपको बता दिया था वैवाहिक संबंधों के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और फिर बता देता हूँ। ये नागवंशीय कुबेर नागा से विवाह करता है। ठीक है। स्वयं विवाह किससे करता है? नागवंशीय जो कुबेर नागा है इससे विवाह करता है और इससे एक पुत्री जन्म देती है।
पुत्री होती है और पुत्री का नाम होता है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता का विवाह है वाकाटक नरेश रुद्र सिंह या रुद्रसेन द्वितीय। ये ध्यान में रख लेना भाई, तृतीय अगर ऑप्शन में आ जाता है ना कि किसके साथ विवाह हुआ था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये जो विवाह हुआ था ये रुद्रसेन तृतीय या रुद्र सिंह द्वितीय के साथ हुआ था। वाकाटक नरेश रुद्रसेन या रुद्र सिंह द्वितीय के साथ, और कुछ समय के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ही समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और ये अपने पिता के संरक्षण में राज्य संभालती है या राज्य करती है। तो वैवाहिक संबंधों में हमने बस यही दो बात ध्यान में रखनी है। और प्रभावती गुप्ता का जो है रुद्र सिंह द्वितीय, ये बस किससे विवाह किया था? कुबेर नागा से एक पुत्री हुई थी। पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र सिंह द्वितीय से किया था और कुछ समय बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है। एक लाइन और लिख दो आप, ये लिखो आप, शक्विजय देखो विवाह है प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ किया जाता है? रुद्र सिंह द्वितीय के साथ। शक्विजय जब ये करता है उस समय अंतिम शक शासक या समकालीन, ये पूछते हैं कि भी समकालीन शासक कौन था, तो समकालीन जो शासक था वो रुद्र सिंह तृतीय था। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन रहती है कि साहब द्वितीय था या तृतीय था, तो सबसे अच्छा तरीका ये है, दो व्यक्तियों में हमेशा विवाह होता है, दो व्यक्तियों का मेल पर जो परस्पर संबंध बनते हैं उनमें विवाह होता है। तो ये कितने हैं? रुद्र सिंह 2, तो दो व्यक्तियों के मध्य क्या होता है? विवाह होता है। तीसरा आते ही क्या कर देता है? काम बिगाड़ देता है ना। 3 आते ही क्या होता है? काम बिगड़ जाता है। तो 3 में क्या होता है? युद्ध होता है। 3 आते ही 3 में युद्ध, तो तृतीय आ जाता है। अपना सबसे अच्छा तरीका यही है, जब तृतीय आ जाता है तो होता है युद्ध, द्वितीय में हो जाता है विवाह। तो प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र सिंह द्वितीय के साथ हुआ था। शक्विजय अंतिम जो शासक और या समकालीन शासक था रुद्र सिंह तृतीय, तो इसमें ये युद्ध होता है। शकों को खत्म करने में लगभग इसको 20 वर्ष, लगभग 20 वर्षों में शकों को खत्म करने में लगे थे। लगभग 20 वर्षों में इसने शकों को खत्म करने में लग गए थे। फिर हम बात करते हैं रजत सिक्के चलाने वाला पहला गुप्त शासक था। रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कि रजत सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। इसने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं काश हमें मिल जाए, मजे हो जाए ना, रीट की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। गुजरात जीतने वाला प्रथम गुप्त शासक
गुजरात जीत, इससे पहले गुजरात नहीं जीत पाते हैं, तो गुजरात जीतने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। अधिकांश ताम्र जो मुद्राएं थी इसकी अधिकांश ताम्र मुद्राएं अयोध्या से मिली है। क्वेश्चन आ सकता है कि देखो अभी हाल ही में क्या होता है, कई बार परीक्षा में जो चीज़ें हाईलाइट होती है लेकिन वो करंट नहीं आता है, रीट में करंट नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें इस प्रकार से हमें पूछ लेते हैं जो इतिहास से संबंधित हो और वर्तमान में भी उसका साम्य हो। जैसे हमें पूछ लिया कि अभी हाल ही में अयोध्या जो है, जैसे आज या कल में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जो है वो ईंट वहाँ पे रख रहे हैं। 5 तारीख को कितने जो मंदिरों की मिट्टी वगैरह जो रखी जाएगी, स्थापना की जाएगी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा ताम्र मुद्राएं चंद्रगुप्त मौर्य की कहाँ मिली है, तो अयोध्या में मिली है। तो क्वेश्चन अपना ये आ सकता है कि अयोध्या का अन्य नाम क्या है, तो अयोध्या का अन्य नाम मिलता है हमें साकेत। कई घरों पे लिखा होता है ना साकेत सदन, तो साकेत जो है ना, साकेत कुंज या साकेत सदन, साकेत जो है वो अयोध्या का ही अन्य नाम है। और इसकी अधिकांशतः ताम्र मुद्राएं जो मिली है वो कहाँ से मिली है, हमें अयोध्या से मिली है। अयोध्या का अन्य नाम हमें मिलता है क्या, साकेत। शक विजय की बात कर लेते हैं, तो अंतिम शक शासक और समकालीन शासक होता है रुद्र सिंह तृतीय। लगभग शकों को खत्म करने में इसको 20 वर्ष लग गए थे, ठीक है। 3 में युद्ध होता है, 2 में विवाह होता है। प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्र सिंह द्वितीय के साथ वाकाटक नरेश, ठीक है। थोड़े दिनों के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। गुजरात को सर्वप्रथम जीतने वाला शासक कौन था, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। अधिकांश इसकी तांबे की मुद्राएं कहाँ से मिली है, अयोध्या से। और अयोध्या का हमें अन्य नाम मिलता है कहाँ से, कहाँ से मिलता है अयोध्या, और अयोध्या का अन्य नाम है हमें साकेत, ठीक है। अब देखो इसके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न नवरत्न एक तो होते हैं प्राचीन भारत में, इसके काल में। मध्यकाल की अगर बात आती है तो नवरत्न हमें मिलते हैं अशोक के अकबर के समय, जिसका सूत्र है बात बात पे MDH, मिला लेना, BAT MDH, मुल्ला दो प्याजा बीरबल, है ना, बात बात पे MDH। इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे, बहुत इजी है ये भी। अष्ट दिग्गज मिलते हैं, नवरत्न तो मिलते हैं 2। अष्ट दिग्गज की बात करते हैं कि अष्ट दिग्गज वो हमें मिलते हैं मध्यकाल की अगर बात आती है तो शिवाजी की, आधुनिक भारत में तो, और मध्यकाल में मिलता है आपके दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजा होता है कृष्णदेवराय। तेनालीराम वगैरह, धुरचट्टी वगैरह जो है ना, वो अष्ट विद्वान हमें मिलते हैं। ये RS 2012 का क्वेश्चन था भाई, कृष्णदेवराय का सीधा पूछा गया था कि किसके काल में अष्ट दिग्गज रहते थे, तो अष्ट दिग्गज जो थे वो कृष्णदेवराय के थे। आधुनिक भारत की बात करते हैं तो शिवाजी के इसमें अष्ट दिग्गज थे, 8 प्रमुख अधिकारी थे। और नवरत्नों की बात आती है, एक तो अपना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और मध्यकाल की अगर बात आती है तो आपका अकबर, ठीक है। ये सूत्र लिखना चाहो तो लिख दो, BAT MDH। नवरत्न, देखो नवरत्नों में सबसे पहला था कालिदास, सबसे
दो बातें इसकी ध्यान में रखनी है। इसके जो साहित्यों की जो रचना है वो हम इसके सांस्कृतिक जो पोर्शन है उसमें इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ इसकी मुख्य दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे प्रमुख, नवरत्नों में सबसे प्रमुख था, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि इसने कालिदास को, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को कुंतल नरेश के यहाँ भेजा या कुंतल देश भेजा। ये आ जाता है कि किसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा गया है कि नवरत्न में या किसको कुंतल नरेश भेजा गया था, कुंतल नरेश के यहाँ भेजा गया था या कुंतल देश में भेजा गया था, तो कुंतल देश में भेजा था इसको। ये कालिदास, पहले में केवल एक यही बात ध्यान में रखनी है, सर्व नवरत्नों में सबसे प्रमुख था और कुंतल देश सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कुंतल देश भेजा था। दूसरा आप लिखिएगा बेताल भट्ट, विक्रम बेताल। पहले DD1 पर एक धारावाहिक आता था विक्रम बेताल, ये वही विक्रम है और यही वही बेताल है ना, विक्रम बेताल। बेताल भट्ट जो थे वो जादूगर थे, जादूगर थे। नंबर 3 धन्वंतरी या घटकपर, ये कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे। चौथा आप लिखिएगा शंकु, ये वास्तुकार थे। पांचवा आप लिखिएगा धन्वंतरी, धन्वंतरी। इससे तो आपको पता ही चल जाएगा क्योंकि जो सरकारी आपकी एम्बुलेंस वगैरह चलती है उन पे कई बार ये नाम लिखा मिलता है हमें, धन्वंतरी। ये चिकित्सक थे, MBBS कर रखी थी इन्होंने भी, है ना। धन्वंतरी चिकित्सक थे, ये इसका तो पता चल जाएगा, कई बार पूछ लेते हैं भाई। फिर आप लिखिएगा अमर सिंह, अमर सिंह की एक पुस्तक मिलती है अमरकोश, और ये क्या थे, ये कोशकार थे, कोशकार थे। कोई नहीं पूछा, ये ध्यान में रखनी है कि अमर सिंह की अमरकोश थी, अमर 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 और अमर। सातवां आप लिखिएगा क्षपणक, जैसा नाम वैसा काम, फलित ज्योतिष, फलित ज्योतिष। आठवां लिखिएगा आप वररुचि, वररुचि व्याकरण के ज्ञाता। और नौवां और अंतिम आप लिखिएगा जिसका नाम आपको पता है वराह मिहिर। वैसे वराह का अर्थ होता है आपका सुअर। ये फलित ज्योतिष भी थे और खगोल विज्ञानी भी थे। ज्योतिष के जानकार थे। हालांकि इसमें ये ध्यान में रखना है ये प्रमुख थे और कुंतल देश भेजा गया था। धन्वंतरी का ध्यान में रखना है, अमर सिंह की पुस्तक ध्यान में रखनी है, और वरामिहिर जो है नाम सबका ध्यान में, खगोल विज्ञानी थे, ये ध्यान में रखना है। देखो अगर सूत्र बनाना चाहे तो बन जाएगा आपका, 3 तो वैपे नाम है,
वे कै और से को मिलाते हैं तो क्षय हो जाता है। तो 3 नाम अपने ये हो गए, कैसे? कालिदास, ऐसे, शंकु, क्षसे, क्षपणक। 3 वेपर है, 1 2 3 तो ये हो गए, 3 ही अपने वेपर है। ठीक है, वररुचि, वरामिहिर और बेताल भट्ट 6। अब 3 बच गए, कैर क्षय हो गया, एक तो ये बच गया घै, एक अमर सिंह बच गया, अमर सिंह याद रह जाएगा। ठीक है, एक धन्वंतरी, या 3 बच गए, 3 3 6 हो गए। तो गट्ठक पर, अमर, वरा है, सॉरी ये बच गया आपका, शंकु हो गया, अमर सिंह हो गया, क्षपणक हो गया, वरामीर हो गया, ये 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 हो गया। एक तो ये हो गया घटपरक, एक अमर सिंह हो गया, एक धन्वंतरी हो गया। धन्वंतरी, अमर और घटपरक, 3 3 3, घटपरक, अमर और धन्वंतरी। देखो कै से, एक तो कै पर हो गया कालिदास, से हो गया शंकु, दोनों को मिलाकर बनता है क्षय, ये मान के चलो। तो क्षपणक, तो 3 तो अपने हो गए ये। 3 के वेपर है वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, वररुचि और वरामिहिर, तो 3 वेपर नाम है। तो 6 हो गए, प्लस 3 ये अपने बच गया घटपरक, अमर सिंह और धन्वंतरी। ठीक है, ये थे इसके नवरत्न। ये आपका हो गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसने एक विवाह किया था, कुबेरनागा वाला किया था, जिसके तो एक पुत्री हुई थी। कुबेरनागा से जब विवाह किया था तब तो इसके एक पुत्री हुई थी, और पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। एक विवाह हमने बताया था अपनी भाभी के साथ किया था, तो भाभी का नाम था ध्रुव देवी। इसके 2 पुत्र होते हैं, फिर इसके 2 पुत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कुमार गुप्त, जो प्रमुख राजा बनता है, शासक बनता है। ठीक है, दूसरा बनता है गोविंदराज, दूसरा होता है गोविंद राज। ये बसाड का राज्यपाल होता है, बस इतना ही ध्यान रखो, बसाड का राज्यपाल। गोविंदराज बसाड का राज्यपाल होता है। कुमारगुप्त जो है वो शासक बनता है। विवाह होते हैं 2, कुबेरनागा, वैवाहिक संबंधों में, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुबेरनागा से जो पुत्री हुई थी वो प्रभावती गुप्ता थी, और प्रभावती गुप्ता का जो विवाह है वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय, रुद्र सिंह द्वितीय के साथ कर दिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय और एक भाभी के साथ विवाह करता है, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी। उसके 2 पुत्र होते हैं, एक कुमारगुप्त होता है, एक गोविंद राज होता है। गोविंद राज जो होता है वो बसाड का राज्यपाल होता है, और कुमारगुप्त जो होता है वो शासक बनता है। अब इसका टाइम पीरियड है कुमारगुप्त का 415 से 455, 415 से 455 ईस्वी। इसका बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान में नहीं रखना है आपको। ठीक है, अब इसकी मुख्य 3 बात सबसे पहले आप लिखो। सर्वाधिक कुमारगुप्त की सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला गुप्त शासक, गुप्त शासक।
यानी इतने गुप्त शासक वे थे जिसमें सर्वाधिक समय तक इसने शासन किया था। कितना किया था? 40 वर्ष। फिर सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक मुद्राएं। तीन बातें इसकी प्रमुख रूप से आप ध्यान में रखिएगा। 18 मुद्राएं 14, 40, 18, 14 सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं इसके 18, सर्वाधिक मुद्राएं जो है वो मिलती है इनकी 14 और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला व्यक्ति था कुमारगुप्त। ये हो गई इसकी तीन बातें। अब अभिलेखों में इनकी पत्थर पर जो लिखे गए अभिलेख हैं उनमें दो प्रमुख हैं। तीन जो है वो ताम्र पत्थर पर लिखे गए थे, वो प्रमुख हैं। पत्थर पर उत्कीर्ण 18 में से परीक्षा की दृष्टि से अपने दो ही हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, और ताम्रपत्र जो है वो है आपके कितने? 3। सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त के। सर्वाधिक मुद्राएं किसकी मिलती है? कुमारगुप्त की। ठीक है। इसके अलावा इसके शासनकाल में, थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिएगा, पहले एक ये बात लिख लेते हैं। इसके शासनकाल में जिससे तक्षशिला विश्वविद्यालय था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मौर्य काल में, वैसा ही बिहार में एक विश्वविद्यालय बना था जिसमें अनेक जो चीनी यात्री है वो भी अध्ययन करने के लिए आए थे। वेनसांग है, फाइयान वगैरह है ना, वो भी वेनसांग गया था। तो इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान धर्म, बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। अभी महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड, ये आप लिख लीजिएगा। महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड। इसके शासनकाल में कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। होता क्या है साहब, मध्यकाल में मोहम्मद गौरी का एक दास होता है, अत्यधिक कुरूप होता है, हैंडसम नहीं होता है। ठीक है। और दरबार में शायद उसे कुछ कह दिया जाता है, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी लखनौती बंगाल जाता रहता है, बीच में आपको ये नालंदा विश्वविद्यालय मिल जाती है और इसको जला देता है। 8 या कितने दिनों तक, देखो मुझे दिन याद नहीं है, उतने दिनों तक इसके जो पुस्तकालय है वो जलते रहे थे। उससे उन्होंने सोचा कि भाई कोई राजा है, और ये उनको पता नहीं था। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उनको कुरूप कह दिया गया था कि दरबार में उसके लिए जगह नहीं है, और वो अत्यधिक कुरूप थे। तब इन्होंने क्या किया कि इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, और ये कई दिनों तक जलती रही थी। पूरी पांडुलिपि लगभग जो पांडुलिपि थी वो समाप्त हो गई थी। और जलाने का ये पूछा है। एक बार जो फर्स्ट ग्रेड 2014 की थी उसमें ये नालंदा विश्वविद्यालय से क्वेश्चन आया गया था कि रत्नोदि क्या है। ये उस समय उसका पुस्तकालय था। 2014 जो फर्स्ट ग्रेड थी उसका ये क्वेश्चन था कि ये क्या है। ये हम जब कला संस्कृति वाला पार्ट करेंगे गुप्तों का, उसमें हम इसकी डिटेल से अध्ययन करेंगे कि किसके शासनकाल में हुई, किसने करवाई, और किसने क्या क्या हुआ था, और किसने जलाई थी। ये बात हम डिटेल से करेंगे। अभी हमें केवल दो ही बातें ध्यान में रख लिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, और नालंदा विश्वविद्यालय को महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड, महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। और इससे ये क्वेश्चन भी आया था भाई, जो फर्स्ट ग्रेड जो है उसका ये क्वेश्चन था कि इस पुस्तकालय का नाम पूछ लिया गया था। अब हम चर्चा करेंगे सर्वाधिक जो अभिलेख है कितने थे? 18।
तो इनके बारे में चर्चा हम करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।